Good morning students, welcome to class 9 and the chapter number 2 of your history portion, the socialism in Europe and Russian Revolution. In our last class we discussed about the economy and society of the Russia, because we are going to start our new topic of this chapter known as the Russian Revolution. That's why we in our last class studied about the economy and social society of the Russia. तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमने अपनी लास्ट क्लास तक रशियन सोसाइटी के बारे में जाना, वहाँ की इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में जाना, एंड वी आल्सो डिस्कस व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ सोसाइटी, हाउ इट वाज स्ट्रक्चर्ड, कैसे बनी हुई थी सोसाइटी, जिसमें हमने देखा 80% 85% ऑफ द पॉपुलेशन वाज द पीसेंट एंड the in the Russia the most industries were located in the St. Petersburg and the Moscow, and also studied that how the workers was and the peasant were divided in many sections. और हमने ये देखा कि किस तरह से रशिया के अंदर जो पीसेंट्स थे, मतलब जो किसान थे वो, और साथ में सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को के अंदर काम करने वाले जो वर्कर्स और लेबरर्स थे वो भी कई सारे सेक्शन में डिवाइड थे। तो कहने का मतलब सोसाइटी चाहे वर्कर्स की थी चाहे पीसेंट थे, लेकिन एक ही ग्रुप के होते हुए भी वे लोग और सब सेक्शन में डिवाइड हो चुके थे, ठीक है। और इसी के अलावा हमने जाना कि जब रशिया के अंदर कोल का प्रोडक्शन बढ़ गया, डबल हो गया, इसके बाद में रेलवे नेटवर्क जब यहाँ पर फैलने लगा तो सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को के अलावा बाकी रशिया के अंदर भी बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लगाई गई। इसमें हमने देखा कि रशिया के अंदर जो भी इंडस्ट्रीज बच्चों लगाई गई थी वहाँ पर काम करने वाले वर्कर्स और लेबरर्स की कंडीशन बहुत खराब थी, बहुत ही लो वेजेस इनको पे किया जाता था और बहुत ही लंबा जो इनका वर्किंग आवर थे वो बहुत ज़्यादा थे और वर्किंग कंडीशंस भी अच्छी नहीं थी, ठीक है। इसके अलावा हमने ये भी पढ़ा कि रशिया के अंदर प्राइवेट प्रॉपर्टी को लोग अपोज कर रहे थे, चाह रहे थे कि वहाँ पर रहने वाले जो वर्कर्स और जो सोशलिस्ट हम लोग पढ़ेंगे आगे डेमोक्रेटिक पार्टी के बारे में, तो यहाँ पर रशिया के अंदर जो थे लोग वो ये चाह रहे थे कि ये जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है इसको हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए। इसी के साथ हमने कार्ल मार्क्स और एंजल्स के बारे में पढ़ा जो बहुत ही ग्रेट थिंकर थे। और अगर मैं ये कहूँ कि रशिया का जो रिवॉल्यूशन था उसका सबसे बड़ा कारण कार्ल मार्क्स और जो एंजल्स थी इनके थॉट रहे, क्योंकि इन्होंने जो अपने विचार दिए वही आगे जाके रशियन रिवॉल्यूशन के कारण बने। कार्ल मार्क्स और एंजल्स चाहते थे कि रशिया के अंदर प्राइवेट प्रॉपर्टी को खत्म कर दिया जाए, यहाँ पर एक कम्युनिस्ट सोसाइटी बनाई जाए, जो भी प्रॉपर्टी है उस पर सोसाइटी का क्या होगा, हक होगा, मतलब जो भी प्रॉपर्टी है वो सारे लोगों की होगी, ठीक है। और इस तरह से हमने रशियन सोसाइटी को डिस्कस किया। आज की क्लास में हम लोग कुछ और चीज़ें रशियन रिवॉल्यूशन के बारे में जानेंगे और रशियन सोसाइटी के बारे में कुछ और चीज़ें जानेंगे, ठीक है। और किस तरह से सोशलिज्म जो था वो रशिया में स्प्रेड हुआ ये भी हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन ले लेते हैं बच्चों कि जो रशियन रिवॉल्ट था इसका मेन जो बेस रहा वो क्या रहा। यहाँ पर मोनार्क सिस्टम था, तो राजा कौन था, ठीक है, सिस्टम किस तरह से काम कर रहा था, तो ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं रशियन रिवॉल्ट एंड सोशलिज्म इन यूरोप और रशिया। सोशलिस्ट टू कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट इन रशिया थ्रू द अक्टूबर रिवॉल्ट इन 1917। एक तो हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। रशियन रिवॉल्ट की अगर हम लोग बच्चों बात शुरू करें कि यहाँ पर रशिया के अंदर सोशलिज्म कब से फैलना शुरू हुआ, तो 1905 से धीरे धीरे रशिया के अंदर कुछ सोशल चेंजेस आना शुरू हो गए थे, जिसमें ये जो सोशलिस्ट थे इन्होंने रशिया की गवर्नमेंट पे कंट्रोल कब किया, 1917 में। 1917 में जो अक्टूबर रिवॉल्ट के नाम से जाना जाता है, इस समय रशिया के अंदर सोशलिस्ट जो थे वो गवर्नमेंट बना चुके थे। तो पहली चीज तो ये जाने कि अक्टूबर रिवॉल्ट किस ईयर में हुआ, 1917 में था। क्या हुआ, तो यहाँ पर सोशलिस्ट जो थे उन्होंने रशिया की गवर्नमेंट पर कंट्रोल कर लिया, ठीक है। सेकेंड में द फॉल ऑफ मोनार्क्स एक्ट 1917, और जब ये सोशलिस्ट जो थे जिन्होंने रशिया के अंदर गवर्नमेंट बनाई, इससे पहले तक रशिया के अंदर मोनार्क सिस्टम था, ठीक है। यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे निकोलस थर्ड जो रशिया का रूलर हुआ करता था, राजा हुआ था, ठीक है।
जिसे फरवरी 1970 के अंदर हटा दिया गया। तो फॉल ऑफ मोनार्क्स, मोनार्क्स मतलब राजा या राजतंत्र कब खत्म हुआ? तो ये हुआ फेब 1917 को, ठीक है। इसके बाद रशियन एम्पायर इन 1948। अब बच्चों हम लोग बात करेंगे कि 1914 के अंदर, 1914 के अंदर रशिया का एम्पायर कैसा था, कौन राजा था, क्या सिस्टम था, ठीक है। तो 1914 सर निकोलस सेकंड रूलर ऑफ द रशिया। तो ये चीज बच्चों आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि जब रशिया के अंदर सोशलिज्म स्प्रेड हुआ या रिवॉल्ट हुआ उस समय वहां का रूलर कौन था? निकोलस सेकंड टसर। अब ये टसर क्या होता है? रशिया के अंदर रूलर या किंग को टसर कहते हैं, जिसे हमारे यहाँ पर बच्चों राजा सम्राट कहते हैं, उसी तरह से रशिया के अंदर क्या कहते थे? टसर वर्ड यूज किया जाता था रूलर के लिए, किंग के लिए। तो रशिया का टसर कौन था? निकोलस सेकंड। आगे रशियन एम्पायर एक्सटेंडेड टू द फिनलैंड, लताविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, पार्ट ऑफ पोलैंड, यूक्रेन एंड बुल्गारिया। ये सारे रीजन उस समय में रशिया के अंदर आते थे। तो आप ये समझ सकते हैं कि रशिया एक बहुत बड़ा जो रीजन था उसको कवर करता था। और आपको ये तो पता ही है कि वर्ल्ड की अगर एरिया के अकॉर्डिंग सबसे बड़ी कंट्री है तो वो रशिया है, ठीक है। वर्ल्ड के मैप पर एशिया के सबसे ऊपर अगर आप देखेंगे चाइना के ऊपर, मंगोलिया के ऊपर, तो वो पूरा जो रीजन है बच्चों वो रशिया के नाम से जाना जाता है। तो ये जो फिनलैंड है, लताविया है, लिथुआनिया है, बोलिविया है और इसके अलावा पोलैंड, यूक्रेन, बुल्गारिया, ये सारे के सारे रशिया के पार्ट थे, ठीक है। इसी के साथ में मेजर रिलीजन, अब रशिया में रहने वाले जो लोग थे वो किस रिलीजियन सेक्ट से थे या कौन कौन से धर्म के लोग रशिया में रहते थे? तो देखेंगे ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी। अब बच्चों मैंने आपको पहले भी बताया है कि जिस तरह से हम लोग देखते हैं कि आप कोई भी रिलीजन ले लो, चाहे आप बुद्धिज्म ले लो, तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि बुद्धिज्म रिलीजन जो है वो बाद में दो सेक्ट में, कनिष्क के टाइम पीरियड में दो सेक्ट में बढ़ गया, हीनयान एंड महायान। फिर हम देखते हैं कि जैन रिलीजन भी बाद में दो सेक्ट में बढ़ गया, श्वेतांबर एंड दिगंबर। हिंदू रिलीजन की बात कर लीजिए तो आप साउथ इंडिया में जाइए, आपको कई सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो शैव सेक्ट को बिलोंग करते हैं, कई लोग मिलेंगे जो विष्णु सेक्ट को बिलोंग करते हैं, कई लोग मिलेंगे जो राम को मानते हैं, गॉड रामा को बिलीव करते हैं, कई लोग मिलेंगे जो लॉर्ड कृष्णा में बिलीव करते हैं, तो कई लोग आपको सगुण मिलेंगे, कई लोग आपको निर्गुण मिलेंगे, मतलब सगुण में जो मूर्ति पूजा को मानते हैं। कुछ लोग हिंदू रिलीजन में से जो निर्गुण है, जो मूर्ति पूजा को नहीं मानते। इसी तरह से ये जो क्रिश्चियन रिलीजन है ये भी कई सारे सेक्ट में डिवाइड था, ठीक है। तो यहाँ पर कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट ये दो बेसिकली क्रिश्चियनिटी के दो सेक्ट माने जाते हैं, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट, ठीक है। अब रशिया के अंदर रहने वाले जो लोग थे वो ज्यादातर ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी को बिलोंग करते थे। ऑर्थोडॉक्स एक कह सकते हैं कि अपनी अलग ओपिनियन रखता है तो क्रिश्चियन रिलीजन, तो यहाँ पर ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी के लोग ज्यादा थे। इसके अलावा कैथोलिक क्रिश्चियन, प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन, मुस्लिम एंड बुद्धिस्ट, ये सारे रिलीजन के लोग जो थे वो ब्रिटिश के रशिया के अंदर रहते थे, ठीक है। तो इस तरह से ये पूरा रशिया का 1914 का स्ट्रक्चर था। रशियन एम्पायर किस तरह का था, रूलर कौन था, एरिया क्या था, कौन कौन से रिलीजन के लोग यहाँ रहते थे, ये हमने बात कर ली। अब आगे हम लोग आज करेंगे सोशलिज्म इन रशिया। काफी सारी चीजें, इकोनॉमी और सोसाइटी तो हम लोग कल क्लास में जान चुके हैं बच्चों कि रशिया की सोसाइटी कैसी थी। हमने देखा 85% पीसेंट थे, सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को के अंदर इंडस्ट्रीज थी, तो कुछ वर्कर्स और लेबरर्स वहाँ रहते थे, ठीक है। ये सारी हमने बात कर ली। आगे आज हम बात करेंगे रशिया के अंदर सोशलिज्म शुरू कैसे हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर देखें आप कि ऑल पॉलिटिकल पार्टीज वर इलीगल इन रशिया बिफोर 1940। 1914 से पहले तक रशिया के अंदर जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी थी उसको टसर ने इलीगल बना दिया था। मतलब 1940 से पहले रशिया के अंदर जो भी पॉलिटिकल पार्टी थी वो सारी इलीगल थी। अब यहाँ देखते हैं इससे पहले क्या हुआ था। तो 1898 AD द रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर पार्टी वर फॉर्म्ड बाय सोशलिस्ट। तो आपको बच्चों याद रखना पूरा, जब तक हम रशियन रिवॉल्यूशन पढ़ेंगे आपको दो पार्टीज है जिसका नाम याद रखना है। तो यहाँ पर पहली पार्टी का नाम आ गया, क्या नाम है?
रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी। ठीक है, सिंपल सा कहेंगे तो कहेंगे सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी थी। ठीक है, पहली पार्टी है सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी, जो कब बनी 1898 के अंदर, was formed by the socialists who respect Marx idea। ये ध्यान रखिएगा कि ये जो सोशलिस्ट पार्टी थी, है ना, ये कार्ल मार्क्स के आइडियाज में बिलीव करती थी। अब कार्ल मार्क्स का आइडिया क्या कहता है, कल मैंने बताया था बच्चों कि कार्ल मार्क्स ने ये कहा था कि रशिया के या यूरोप के जितने भी वर्कर्स और लेबरर्स हैं उन सबको यूनाइटेड हो जाना चाहिए, और साथ में जो कैपिटलिस्ट है, जो अमीर लोग हैं, उनकी प्रॉपर्टी पर अपना हक जमा लेना चाहिए, मतलब उनसे उनकी प्रॉपर्टी छीन ली जाए और उस प्रॉपर्टी को पब्लिक प्रॉपर्टी बना दिया जाए। और दूसरा, एक नई सोसाइटी बनाई जाए जिसको कम्युनिस्ट सोसाइटी कहेंगे। अब कम्युनिस्ट का मतलब होता है समुदाय, ग्रुप। किसका ग्रुप? वर्कर्स और पीसेंट का ग्रुप। और जो भी प्रॉफिट होगा उसको जनता के बीच में या जो लोग काम करें उनके बीच में बांटा जाएगा। ये आइडिया था कार्ल मार्क्स का। ठीक है, तो वे लोग जो कार्ल मार्क्स के आइडिया में बिलीव करते थे वो कौन कहलाए? सोशलिस्ट कहलाए, या हम ये सिंपल सा कहें तो सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक लोग थे। ठीक है, सेकंड हम देखते हैं, दिस पार्टी सेट अप न्यूज़पेपर्स, मोबिलाइज्ड वर्कर्स एंड ऑर्गेनाइज्ड स्ट्राइक। अब ये पार्टी 1898 से काम कर रही थी, रशिया के अंदर रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज चला रही थी, और यही कारण था कि इस तरह की जब रशिया के अंदर पार्टीज बननी शुरू हुई जो टसर के अगेंस्ट में काम कर रही है, राजा के अगेंस्ट में जा रही है, इसीलिए 1914 तक इन पार्टीज को इलीगल बना दिया गया। अब जब इस पार्टी को इलीगल बना दिया गया बच्चों, तो यहाँ पर पार्टी के अंदर न्यूज़पेपर प्रिंट किए गए। इसके अलावा मोबिलाइज्ड वर्कर्स जो थे वो सेटअप किए गए। मोबिलाइज्ड वर्कर मतलब कुछ ऐसे वर्कर जो कहीं पर भी जाके रशिया में काम कर सकते थे, और ऑर्गेनाइज स्ट्राइक की गई, मतलब पूरी प्लानिंग के साथ में ये लोग बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज के अंदर स्ट्राइक कर देते थे। अब बच्चों आपको ये तो पता ही है कि अगर मान लीजिए कोई बहुत बड़ी इंडस्ट्री और वहां के सारे वर्कर्स अगर स्ट्राइक पे चले जाए तो क्या होगा? बिल्कुल लॉस होगा इंडस्ट्री को। क्यों? क्योंकि काम बंद हो जाएगा, काम बंद होगा तो प्रोडक्शन नहीं होगा, प्रोडक्शन नहीं होगा तो मार्केट में कंपनी या फैक्ट्री क्या बेचेगी। ठीक है, तो इससे क्या होगा? इंडस्ट्री की हालत और ज्यादा खराब हो जाएगी। तो इसीलिए सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक वर्कर पार्टी ने जगह जगह पर ऑर्गेनाइज स्ट्राइक करना शुरू किया, ताकि इन कैपिटलिस्ट को, इन पैसे वाले जो लोग हैं जिनको कैपिटलिस्ट कहा गया, उनको परेशान किया जा सके। ठीक है, आगे हम देखते हैं सोशलिस्ट वर एक्टिव इन द कंट्री साइड टुवर्ड द 19th सेंचुरी। ये सोशलिस्ट 19th सेंचुरी में कंट्री के अंदर, रशिया के अंदर बहुत ज्यादा एक्टिव थे, और इनकी 2 डिमांड्स थी। 2 डिमांड ये सोशलिस्ट कर रहे थे। क्या क्या थी? तो देखते हैं कि 1988 सोशलिस्ट फॉर्म द सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी पार्टी। अब बच्चों याद रखना, ये तो है आपकी फर्स्ट पार्टी, ठीक है, जिसको सोशलिस्ट पार्टी आप कह सकते हैं। सेकंड, 1980 के अंदर रशिया में एक और पार्टी बनी जिसका नाम था सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी पार्टी। तो अब आपको बच्चों दोनों चीजें ध्यान रखनी है, ये सेकंड पार्टी होगी। फर्स्ट पार्टी सोशलिस्ट पार्टी या सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी। सेकंड पार्टी जो कब बनी? 1980 के अंदर बनी, और इस पार्टी का नाम क्या था बच्चों? इसका नाम था सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी पार्टी। तो अब आपको ध्यान में रखना है कि 1914 से पहले तक रशिया के अंदर जो 2 सोशलिस्ट पार्टी बनी थी, एक का नाम था सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी और दूसरे का नाम था सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी पार्टी। ये जो रिवॉल्यूशनरी पार्टी थी बच्चों, इसकी कुछ डिमांड थी, तो इनकी डिमांड जान लेते हैं। क्या चाह रहे थे ये लोग? तो देखिए, द पार्टी स्ट्रगल फॉर द पीसेंट राइट। सबसे पहली बात तो ये कि ये जो पार्टी थी ये किसके लिए लड़ेगी? पीसेंट्स के लिए लड़ेगी, किसानों के लिए लड़ेगी। जबकि ये पार्टी किसके लिए लड़ेगी? वर्कर्स के लिए लड़ेगी। वर्कर्स कौन? जो शहरों के अंदर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं उसके लिए। जबकि ये रिवॉल्यूशनरी पार्टी किसके फेवर में थी? पीसेंट्स के फेवर में थी, किसानों के राइट्स के फेवर में थी। ठीक है, आगे एक डिमांड दैट द लैंड बिलोंगिंग टू द नोबल्स बी ट्रांसफर्ड टू द पीसेंट। और ये पार्टी चाहती थी कि वो सारी जमीन जो नोबल्स के पास है। अब बच्चों याद रखना, नोबल्स कौन है? नोबल्स है रशिया के अमीर लोग जिनके पास, किसानों की, जिन लोगों ने जमीनें हड़प ली थी या जिनके
पास बहुत सारी जमीन थी, तो ये जो रिवॉल्यूशनरी पार्टी थी ये चाह रही थी कि जो फार्मर्स की ये जो नोबल्स की जो लैंड है, जो जमीन है, वो किसको दे दी जाए, पीसेंट्स को दे दी जाए। ठीक है, तो यहाँ पर रशिया की दो पार्टियां बढ़ रहे हैं, एक वर्कर्स के फेवर में और एक पीसेंट्स के फेवर में। ठीक है, इसके अलावा सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक डिसएग्री विद द सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी। अब देखिए बच्चों, ये दोनों पार्टीज एक दूसरे के अगेंस्ट है। क्यों अगेंस्ट है? क्योंकि यहाँ पर रशिया में कुछ लोग मानते थे कि जो वर्कर्स है वो ही कंट्री के अंदर कम्युनिस्ट सोसाइटी बना सकते हैं या रिवॉल्यूशन कर सकते हैं, जबकि जो ये सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी पार्टी थी ये मानती थी कि कंट्री की 85% पॉपुलेशन पीसेंट है, इसीलिए रशिया में रिवॉल्ट कब होगा, जब ये पीसेंट आगे आएंगे। तो इसीलिए इन दोनों के बीच में ये मतलब ये दोनों पार्टीज एक दूसरे के अगेंस्ट थी। ठीक है, लेनिन that peasants were not united group, so they could not all be the part of socialist movement। अब देखिए लेनिन कौन है? लेनिन जो था रशिया का बहुत बड़ा ग्रेट थिंकर था, कार्ल मार्क्स का टीचर मान सकते हैं आपको, क्योंकि कार्ल मार्क्स के जो भी आइडियाज थे उसकी शुरुआत लेनिन से हुई थी। ठीक है, तो ये जो लेनिन थे, लेनिन का मानना था, ठीक है, लेनिन मानना था क्योंकि लेनिन जो है ये सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडर थे और इनका मानना था कि पीसेंट जो है पूरी कंट्री में यूनाइटेड नहीं है, इसीलिए इनको ये सोशलिस्ट मूवमेंट का हिस्सा नहीं बन सकते। तो लेनिन क्या कह रहे हैं कि जो पीसेंट है वो रशिया में रिवॉल्यूशन का हिस्सा नहीं बन सकते। क्यों नहीं बन सकते? कि ऑलरेडी जो पीसेंट है वो अलग अलग डिवाइड है, मतलब सारे जो पीसेंट है उनके आइडियाज एक जैसे नहीं है। क्योंकि कल हमने पढ़ा था बच्चों कि कुछ पीसेंट जो थे वो नोबल्स का रेस्पेक्ट करते थे, कुछ पीसेंट जो नोबल्स का रेस्पेक्ट नहीं करते थे। इसके अलावा भी हमने पढ़ा था कि जो ये पीसेंट्स थे ये दो ग्रुप में डिवाइड थे रशिया के अंदर। तो इस कारण बाद में ये जो सोशलिस्ट पार्टी थी ये दो ग्रुप में डिवाइड हो गई। तो देखिए आप, सोशलिस्ट पार्टी डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स। तो रशिया में सोशलिस्ट पार्टी दो हिस्सों में बच्चों बट गई, जिसमें से फर्स्ट पार्टी वाज नोन एज बोल्शेविक ग्रुप एंड सेकंड पार्टी वाज नोन एज द मेंशेविक ग्रुप। तो दो पार्टी कौन कौन थी? एक थी बोल्शेविक और एक थी मेंशेविक, और ये बन गया आपका एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, दोनों के ही बारे में पूछ सकते हैं, व्हाट डू यू नो अबाउट द बोल्शेविक्स एंड व्हाट डू यू नो अबाउट द मेंशेविक्स। तो यहाँ आपको ध्यान में रखना है, दोनों पार्टी है, अब है क्या वो देखते हैं। तो बोल्शेविक कौन थे? लीड बाय लेनिन। ठीक है, फिर दैट द पार्टी शुड बी कंट्रोल द नंबर एंड द क्वालिटी ऑफ मेंबर्स। अब बच्चों वापस यहाँ आए, मैंने अभी यहाँ क्या कहा आपको कि लेनिन जो सोशलिस्ट पार्टी के थे ये बिलीव करते थे कि पीसेंट्स जो है वो सोशल मूवमेंट का, रिवॉल्यूशन का हिस्सा नहीं बन सकते, और इसीलिए बाद में इनकी जो थिंकिंग थी उसके बेस पर इनका अलग ग्रुप बना जिसको बोल्शेविक कहा गया। इन्होंने ये कहा कि पार्टी के अंदर लोगों को, मेंबर्स को कंट्रोल किया जाए और इनकी क्वालिटी को भी कंट्रोल किया जाए। मतलब कौन से लोग? कहने का मतलब पार्टी के अंदर पीसेंट्स नहीं आएंगे, क्योंकि यहाँ पर ये ऑलरेडी कह रहा है कि पीसेंट्स जो है वो रिवॉल्यूशन का हिस्सा नहीं हो सकते, इसीलिए ये बोल्शेविक कहलाए। बोल्शेविक ग्रुप का लीडर कौन? लेनिन था। ठीक है, जिसने पार्टी पर कंट्रोल रखने की बात कही। ठीक है, सेकंड आ गया मेंशेविक्स। मेंशेविक बचे हुए सोशलिस्ट ग्रुप के लोग थे जो ये बिलीव करते थे कि पार्टी शुड बी ओपन फॉर ऑल। ये कह रहे थे कि चाहे वर्कर्स हो चाहे पीसेंट्स हो, पार्टी सबके लिए खुली रहेगी। तो यहाँ पर आप देखें कि मेंशेविक्स वो है जो सारे लोगों को अपना मेंबर बनाने को तैयार है, चाहे वो पीसेंट है चाहे वर्कर। लेकिन जो मेंशेविक बोल्शेविक्स है वो ये कह रहे हैं कि पीसेंट्स जो है वो पार्टी का या रिवॉल्यूशन का हिस्सा नहीं बन सकते, और साथ में पार्टी पर कंट्रोल की बात भी करते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई बच्चों बात हम लोगों ने कर ली। सोशलिज्म जो रशिया के अंदर स्टार्ट हुआ, दो ग्रुप बन गए, लेनिन एक का लीडर बन गया, दूसरा जो था वो सबके लिए ये पार्टी ओपन थी। इसके अलावा हमने पढ़ा कि 1894 के अंदर सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक वर्कर पार्टी बनी, दूसरी तरफ 1900 के अंदर एक और पार्टी बनी जिसको हमने सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी पार्टी का।
ये दोनों पार्टियों के नाम आपको कंटिन्यू रशियन रिवॉल्यूशन जब तक पढ़ेंगे तब तक याद रखना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और टर्बुलेंट 1905 रिवॉल्यूशन। अब देखो टर्बुलेंट का मतलब होता है उथल पुथल। अब 1905 तक आते आते रशिया के अंदर बहुत बड़ा कह सकते हैं कि चेंज आना शुरू हो गया। अचानक से कुछ स्ट्राइक्स जो थी, हड़ताल वर्कर्स करने लगे थे। ऐसा कहते हैं कि 1905 तक आते आते पूरी रशिया के अंदर वर्कर्स जितने भी काम कर रहे थे सारे के सारे वर्कर्स ने स्ट्राइक करना शुरू कर दिया था, जिसको टर्बुलेंट कहा गया, ठीक है। ये जो टर्बुलेंट वाला जो पीरियड है ये 1905 का रिवॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा बच्चों की जब हम रशियन रिवॉल्यूशन पढ़ते हैं तो हम इसको दो हिस्सों में पढ़ते हैं। एक रिवॉल्यूशन जो 1905 में होगा और दूसरा रिवॉल्यूशन जो 1917 में होगा, ठीक है। तो यहाँ हम लोग 1905 के रिवॉल्यूशन की बात कर रहे हैं जब रशिया के अंदर उथल पुथल शुरू हो गई। अब क्या हुआ देखिए, रशिया वाज एन ऑटोक्रेसी। रशिया कैसी कंट्री थी? ऑटोक्रेटिक कंट्री थी। ऑटोक्रेसी का मतलब स्वेच्छा तंत्र, किसकी इच्छा से चलता था? राजा की मर्जी से चलने वाला सिस्टम था रशिया के अंदर, जिसको ऑटोक्रेसी कहा गया, ठीक है। आगे द टसर वाज नॉट सब्जेक्टेड टू पार्लियामेंट। अब यहाँ पर टसर कौन है? अभी मैंने बताया टसर कहते थे रशिया के रूलर को, रशिया का जो राजा होता था उसको टसर कहा गया। अब यहाँ पर ये था कि टसर के ऊपर पार्लियामेंट का कोई कंट्रोल नहीं था, गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर सकती थी टसर को, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि रशिया के अंदर वही सब कानून चलते थे जो टसर बनाता था और टसर पर कंट्रोल नहीं होता था पार्लियामेंट का। रशिया में पार्लियामेंट को ड्यूमा कहते हैं। क्या कहते हैं? ड्यूमा, DUMA, ड्यूमा, ठीक है। तो लिबरल्स इन रशिया कंपेन टू एंड स्टेट ऑफ द अफेयर्स। इसीलिए रशिया के अंदर जो लिबरल्स थे, लिबरल्स हम लोग बात कर चुके हैं बच्चों, जब हमने पढ़ा था चैप्टर स्टार्ट किया था जिसमें हमने पढ़ा था कि यूरोप के अंदर सोशल चेंज को लेकर कई सारे ग्रुप बन गए थे, जिसमें एक लिबरल्स था। ये जो लिबरल्स थे वो चाह रहे थे कि रशिया में जो स्टेट अफेयर्स है उसका एंड कर दिया जाए, मतलब रूलर पर भी पार्लियामेंट का कंट्रोल होना चाहिए, ठीक है। आगे बात करते हैं 1905 सोशलिस्ट डेमोक्रेट्स एंड सोशल रिवॉल्यूशनरी डिमांड फॉर कॉन्स्टिट्यूशन। 1905-80 तक आते आते ये जो सोशलिस्ट डेमोक्रेट पार्टी थी और वो जो सोशल रिवॉल्यूशनरी पार्टी थी, इन दोनों ही पार्टीज ने पीसेंट और वर्कर की हेल्प से कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड टसर के सामने रख दी। तो अब आप ये सोचिए कि बच्चों 1905 के अंदर रशिया में भी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की मांग रखी गई। लोग डिमांड करने लगे कि अब रशिया के अंदर भी कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान बनाया जाए ताकि टसर को कंट्रोल किया जा सके, ठीक है। गवर्नमेंट अपनी मन मर्जी कर रही थी और गवर्नमेंट को भी कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत थी, ठीक है। आगे देखें इन 1904-80 द प्राइस ऑफ एसेंशियल गुड्स रोज सो क्विकली दैट रियल वेजेस डिक्लाइन बाय द 20%। अब यहाँ पर 1905 में आगे हम लोग पढ़ेंगे बच्चों ब्लडी संडे, जिसको एक रशिया का रिवॉल्यूशन के नाम से जाना गया। यहाँ पर अचानक से 1905 के अंदर रशिया में जो जरूरी चीजें थी, जरूरी चीजें क्या? खाने की चीजें सबसे पहली जरूरत है, पहनने के लिए कपड़े सबसे दूसरी जरूरत है। तो इस तरह से वे चीजें जो इंसान के लिए उसकी रोज की लाइफ से जुड़ी हुई थी, उनके प्राइस अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ गए। अब जब प्राइस बढ़ गए तो इससे क्या हुआ कि जो वर्कर्स काम करते थे इंडस्ट्रीज के अंदर, मैंने पहले भी बच्चों बताया कि वर्कर्स का वेजेस कभी बढ़ा ही नहीं। ये लोग जब महंगाई होती थी तब भी इनको वेजेस वही मिल रहा था, क्योंकि जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज के मालिक थे इन्होंने सारा प्रॉफिट खुद के पास रखना शुरू कर दिया और जिसका फायदा वर्कर्स को नहीं मिला। तो यहाँ पर इसका असर ये हुआ कि जब यहाँ पर सामान का प्राइसेस बढ़ने लगी तो इससे जो वर्कर्स थे उनका जो वेजेस था वो 20% डिक्रीज हो गया। सिंपल सी बात है बच्चों कि आज यहाँ पर 1000 रुपीज, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ कि मान लीजिए एक किसी इंसान का वेजेस या उसकी जो पेमेंट है वो मंथली 1000 रुपीज है, ठीक है। तो जब वो 1000 रुपीज में से अपने घर का खर्च चला रहा है तो 600 खर्च हो रहे हैं और 400 बच रहे हैं।
अब मान लीजिए अचानक से आटे दाल के भाव बढ़ जाए तो क्या होगा? तो जहां पर उसका खर्चा 600 हो रहा था वहां पर अब कितना होगा? 800 भी हो सकता है, 900 भी हो सकता है और पूरा 1000 भी खर्च हो सकता है। तो ऐसे में वो मजदूर क्या करेगा? उसकी तो सारी इनकम सिर्फ खाने में जा रही है, बाकी वो अपना खुद का डेवलपमेंट कर ही नहीं पा रहा। तो यहाँ पर सबसे बड़ा रीजन था कि सामान के भाव बढ़ गए थे, लेकिन इन वर्कर्स का जो पेमेंट था, जो वेजेस था, वो 20% डिक्रीज हो गया, जिसके कारण इन सेंट पीटर्सबर्ग वर्कर वेंट ऑन स्ट्राइक demanding reduction in the working day to 8 hours and increase in the wages and improvement in the working condition। इसी कारण सेंट पीटर्सबर्ग के अंदर सबसे पहली बार बहुत ही बड़ी स्ट्राइक की गई, वर्कर्स हड़ताल पर चले गए और 3 डिमांड जो थी वो वर्कर्स ने अपने मालिकों के सामने रखी। अब ये 3 डिमांड क्या थी? पहली थी द वर्किंग डे टू 8 आवर्स। पहले तो वर्किंग आवर्स कम कर दिए जाए, जहां पर 12 से 15 आवर तक वर्कर्स काम कर रहे थे। अब वर्कर्स डिमांड कर रहे थे कि हमारा जो वर्किंग टाइम है वो कितना कर दिया जाए? 8 आवर, 8 घंटे तक हम लोग काम करेंगे। सेकेंड रखा गया इंक्रीज इन वेजेस, हमारा वेजेस बढ़ाया जाए, हमारी मजदूरी बढ़ाई जाए। तीसरा द इम्प्रूवमेंट इन द वर्किंग कंडीशन। वर्किंग कंडीशन जो इंडस्ट्रीज के अंदर इन वर्कर्स को काम करने की जो जगह थी वहां पर इनको बेसिक सुविधाएं नहीं दी गई, ठीक है, जिसके कारण ये चाह रहे थे कि वर्किंग कंडीशन सुधारी जाए ताकि हम लोग ढंग से काम कर सके, है ना, ताजी हवा ले सके, जब हमारा लंच टाइम हो तो हम थोड़ी देर बैठ सके, रेस्ट कर सके, ठीक है। तो ये सारी चीजों को लेकर स्ट्राइक हुई। बाद में अब यहाँ देखिए बच्चों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इंसिडेंट ऑफ द ब्लडी संडे। इसको आप इंपॉर्टेंट कर देना, क्योंकि ब्लडी संडे क्या था पूछा जाता है। रशिया के अंदर 1905 के अंदर जो लीडर्स थे, फादर गोपेन जो थे, ये लीडर थे वर्कर्स के, इनकी लीडिंग में ये सब लोग विंटर पैलेस पहुंच गए। अब ये विंटर पैलेस क्या है? रशिया के राजाओं के महल होते थे, जहां पर ये लोग अपोज करने के लिए, प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे थे, जहां पर बाद में पुलिस ने इनके ऊपर फायर किया, 100 वर्कर्स मारे गए, 300 इंजर्ड हो गए। इस पूरे इंसिडेंट को ब्लडी संडे कहा गया, क्योंकि कितने वर्कर्स मारे गए थे? 100 वर्कर्स को पुलिस ने शूट आउट कर दिया था, ठीक है। तो देखते हैं ब्लडी संडे 1905 इन द लीडरशिप ऑफ द फादर गैक्टन, वर्कर्स रीच्ड द विंटर पैलेस एंड इट वाज अटैक्ड बाय पुलिस एंड 100 वर्कर्स वर किल्ड। तो यहाँ देखिए आप वापस 1905 की बात है। यहाँ पर फादर गोपेन जो चर्च के फादर थे, इनकी लीडरशिप में जो वर्कर्स थे वो विंटर पैलेस गए। पैलेस का मतलब आप समझते हैं बच्चों, महल, राजा के महल ये पहुंचे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर पुलिस ने क्या कर दिया? अटैक किया और 100 वर्कर्स जो थे वो मारे गए। इस पूरी इंसिडेंट को ब्लडी संडे कहा गया। आगे देखिए, द सीरीज ऑफ दिस इवेंट्स नोन एज द 1905 रिवॉल्यूशन। अब 1905 में जब विंटर पैलेस के अंदर वर्कर्स मारे गए, उसके बाद कंटिन्यू पूरी रशिया के अंदर स्ट्राइक करने का जो कह सकते हैं कि प्रोग्राम था वो शुरू हो गया। जगह जगह पर इंडस्ट्रीज बंद कर दी गई, वर्कर्स स्ट्राइक पर चले गए। तो इस पूरे टाइम को 1905 रिवॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है कि 1905 में रशिया में लगभग सारी इंडस्ट्रीज के ऊपर ताला लग गया, सारे वर्कर्स स्ट्राइक पे चले गए। इस पूरे इवेंट को 1905 का रिवॉल्यूशन कहा गया। The strike took place all over the country. Universities closed down. People demand for the constitution. अब यहाँ ध्यान दीजिएगा बच्चों कि पूरी कंट्री के अंदर ये जो रिवॉल्यूशन था वो फैला, चाहे वो डॉक्टर्स थे, चाहे इंजीनियर्स थे, चाहे वो लॉयर्स थे, ठीक है। सारे लोगों ने स्ट्राइक करना शुरू किया और साथ ही लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन की मांग जो थी, डिमांड करना शुरू कर दिया था कि रशिया में कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए। इसके अलावा भी कल बच्चों हम लोग, आज की क्लास में तो इतना ही, लेकिन कल हम इसी इवेंट को आगे कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि अभी बहुत सारे इंसिडेंट, बहुत सारे इवेंट हमको अभी तक जानने बाकी है, जो हम लोग सोशलिज्म इन रशिया के अंडर में पढ़ने वाले हैं। आज की क्लास में इतना ही, कल वापस नए टॉपिक के साथ में मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।